Good morning, class. This is chapter number 7, the making of regional cultures of your history book. Okay, so let's start this chapter. Last chapter में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था डिवोशंस, मतलब भक्ति कैसे की जाती होगी मेडिवियल टाइम पर, भक्ति कैसे इवॉल्व हुई है ना. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वहाँ के कल्चर्स के बारे में. जैसा कि हम 7th क्लास की हिस्ट्री में पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो उसमें हमने क्या चीज़ नोटिस की है कि एक तो ये मेडिवियल टाइम की बात है. दूसरी बात कि ये पहले हमने जो चैप्टर्स पढ़े उसमें हमने पढ़ा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशंस कैसा रहता होगा मुगल्स का, है ना. मुगल्स ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरीके से डेवलप किया था. उसके बाद हमने धीरे धीरे पढ़ा कि वहाँ की इकोनॉमी क्या थी. जैसे कि हमने ट्राइब्स के बारे में पढ़ा, तो वो अपनी इकोनॉमी को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे. उसके बाद हमने पढ़ा कि वहाँ पे भक्ति कैसे इवॉल्व हुई उस टाइम पर, ठीक है, जिसमें हमने कबीरदास के बारे में पढ़ा, सूफी सेंट्स के बारे में पढ़ा. आज हम लोग पढ़ेंगे वहाँ के रीजनल कल्चर्स के बारे में, ठीक है. उससे पहले हम जानेंगे कि रीजनल कल्चर होता क्या है. तो जैसा हमारा चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स, तो पहले हम पढ़ेंगे कि रीजनल और रीजन क्या होता है. तो रीजन बेसिकली व्हाट इज़ रीजन. जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो ये सदर्न रीजन हो गया इंडिया का, ये वेस्टर्न रीजन और ये ईस्टर्न रीजन. ओके, सो ये जो एरियाज़ हैं ये होते हैं रीजन, और यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनसे रिलेटेड दैट इज़ कॉल्ड रीजनल. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें दाल बाटी, आपके दिमाग में क्या आया? राजस्थान, ये वहाँ का रीजनल फूड है. इडली डोसा सदर्न रीजन का फूड है ये, तो ये वहाँ का रीजनल फूड हो गया. दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड रिलीजन. ओके, नाउ कल्चर इज़ व्हाट? फूड, क्लोथ्स, लैंग्वेजेस, बेसिकली वहाँ की संस्कृति इज कॉल्ड कल्चर. ओके, जैसे कि वहाँ पर जो लैंग्वेज बोली जाती है, वहाँ पर जो खाना खाया जाता है, जिस तरीके के कपड़े पहने जाते हैं. जैसे कि हम इमेजिन करें कि कोई हेड गियर्स पहने हुए हैं, सिर पर कुछ फूल वूल से उसने लगाए हुए हैं, और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है वो भी कुछ इस टाइप की है कि बेसिकली नेचुरल है ना. तो हम क्या कहेंगे कि ये ईस्टर्न रीजन का है, जैसे कि असम, मेघालय हो गया. वहीं दूसरी तरफ अगर मैं आपसे कह दूं कि सदर्न इंडिया, तमिलनाडु, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? साउथ इंडिया का फूड आएगा, है ना. वहाँ की लैंग्वेज आएगी सबसे पहले कि वहाँ पर लैंग्वेज कैसी बोली जाती है ना. तो ये वहाँ का क्या है? कल्चर है. तो बेसिकली हम ये चीज़ कह सकते हैं कि लैंग्वेज रिफ्लेक्ट्स द कल्चर. लैंग्वेज जो है वो कल्चर को रिफ्लेक्ट करती है ना. ठीक है, अब हम अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे. वन ऑफ द कॉमनेस्ट वे फॉर डिस्क्राइबिंग पीपल इज़ इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज दे स्पीक. अगर हम लोगों को डिस्क्राइब करना चाहें तो उसका एक सबसे मतलब कॉमन वे होता है कि हम डिस्क्राइब कर देते हैं कि ये लैंग्वेज कैसी बोलता है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम उत्तर प्रदेश में ही ले लेते हैं, तो अगर कोई ईस्ट वाली लैंग्वेज बोलता है तो हम उसे कहते हैं ना पूरबिया भाषा बोल रहा है ये, है ना. ये तो पूरबिया है, पूर्व ईस्ट की बोल रहा है. तो व्हेन वी रेफर टू अ पर्सन एज अ तमिल और एन ओरिया, दिस usually means that he or she speaks Tamil or Oriya and lives in the Tamil Nadu or Orissa. अगर हम देखें कि कोई इंसान जो है वो तमिल लैंग्वेज बोल रहा है या फिर उड़िया लैंग्वेज बोल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि या तो वो तमिलनाडु का या फिर उड़ीसा का रहने वाला होगा. वी ऑल्सो टेंड टू एसोसिएट ईच रीजन विद डिस्टिंक्टिव काइंड ऑफ फूड, क्लोथ्स, पोइट्री, डांस, म्यूज़िक एंड पेंटिंग. हम हर रीजन को हम लोग उसके फूड से, क्लोथ्स से, पोइट्री से, डांस से, म्यूज़िक से और पेंटिंग से भी पहचानते हैं, है ना. जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर हम खाने की बात करें तो सदर्न फूड, ईस्टर्न फूड, वेस्टर्न फूड, नदर्न फूड में डिफरेंस होता है. तो हम ऐसे ही पहचान जाते हैं कि ये फूड कौन से रीजन का है. Sometimes we take these identities for granted and assume that they have existed from the time immemorial. अब कभी कभी हम इन चीज़ों को ग्रांटेड ले लेते हैं और हम ये सोचते हैं कि ये चीज़ें अनंत काल से चली आ रही हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है. हिस्ट्री जो है वो
हमेशा हमें इसी चीज़ से सरप्राइज़ करती है कि चीज़ें जो हैं हम जैसा सोच रहे हैं कि ये तभी से चली आ रही हैं, वो ऐसा नहीं होता। हिस्ट्री हमेशा कुछ नया सिखाती रहती है हमें, चेंज भी होती रहती है, ऐसी बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम सोचते हैं कि ये तो मलयालम की ही चीज़, मतलब तमिलनाडु की ही चीज़ होगी, नहीं। कभी कभी दो रीजन्स से मिलकर भी कोई रीजन जो है रिलीजन या फिर कोई कल्चर जो है वो डेवलप हो जाता है। However, the frontier separating regions have evolved over time and in fact are still changing। वही कि regions या religions जो हैं वो cultures जो हैं वो हमेशा change होते रहते हैं regions के basis पर। Also, what we understand as regional cultures today are often the product of complex process of intermixing of local traditions with ideas from the other part of the subcontinent। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि वो कोई भी particular region का ही कोई culture होगा या फिर वहीं की रीजनल चीज़ होगी, वो नहीं। कभी कभी लोकल दो चीज़ों से मिलकर भी कोई ट्रेडिशन जो है वो डेवलप हो जाता है। एज वी विल सी, सम ट्रेडिशन अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन्स, अदर्स सीम टू बी सिमिलर अक्रॉस रीजन्स एंड येट अदर डिराइव फ्रॉम अदर ओल्ड प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर एरिया बट टेक अ न्यू फॉर्म इन अदर रीजन्स। कभी कभी कोई पुराने रीजन से निकली हुई चीज़ भी नए रीजन में आकर अपना ही एक नया कल्चर जो है वो डेवलप कर लेती है। सो इस चैप्टर का हमारा पहला टॉपिक है द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। तो जहाँ हम चेरास की बात करें तो आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा कि चेरास का लास्ट रूलर कौन था? राम वर्मा जो थे वो लास्ट रूलर थे, है ना? पर आपको याद नहीं होगा। लेट अस बिगिन बाय लुकिंग एट एन एग्जाम्पल ऑफ द कनेक्टिंग बिटवीन लैंग्वेज एंड रीजन। तो ये एक कनेक्टिंग मतलब ये एक एग्जाम्पल कहलाएगा आपके लिए कि रीजन जो है और लैंग्वेज जो है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। द चेरा किंगडम ऑफ महोदयापुरम वॉज इस्टेब्लिश इन द 9th century। चेरा किंगडम जो है कहाँ, महोदयापुरम का कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ था? वो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इंडियन पेनिनसुला। अब पेनिनसुला देखिए किसको लेते हैं, दिस इज इंडियन पेनिनसुला। तो साउथ वेस्टर्न, साउथ ये हुआ और वेस्टर्न ये हुआ, तो बेसिकली इस रीजन की बात चल रही है, ठीक है। ये जो रीजन है साउथ वेस्टर्न रीजन, ओके। इट इज़ प्रेजेंट डे इन केरला, ये इस टाइम जो है वो केरला में है। इट इज़ लाइकली मलयालम वॉज स्पोकन इन दिस एरिया। तो यहाँ पर मलयालम बोली जाती होगी। अब हमें ये कैसे पता चला कि ये यहाँ मलयालम ही बोली जाती होगी है, लाइकली है ना। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शन। अब हमें ये बात पता कैसे चली? इंस्क्रिप्शन से। आप लोग पढ़ चुके हैं इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। तो इंस्क्रिप्शन में देखिए यहाँ पर प्रूफ, एज अ प्रूफ ये लैंग्वेज जो है ये मलयालम लिखी हुई है। इससे हमें पता चला कि वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो मलयालम थी। अब इस इंस्क्रिप्शन से हमें ये पता चलता है कि वहाँ का जो ऑफिशियल जो रिकॉर्ड हुआ करते थे ना, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क हुआ करते थे, तो उनमें ये मलयालम जो है लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, ठीक है। और ऐसा होता भी है कि हर जो राजा हुआ करते थे सारे, वो अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर्स को प्रमोट किया करते थे कि हमारा लैंग्वेज, हमारी कल्चर जो है वो सारी दुनिया में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए जैसे कि बनारसी साड़ी। तो बनारसी साड़ी से आपको क्या समझ में आता है कि बनारस से इसका जो है वो इवोल्यूशन जो है इवॉल्व हुई होगी वहाँ से, है ना, ठीक है। एट द सेम टाइम उसी समय पर द चेरास ऑल्सो ड्रू अपॉन अ सांस्कृतिक ट्रेडिशन। तो चेरास ने जो है वो सांस्कृतिक ट्रेडिशंस से भी अपनी चीज़ें जो है वो इवॉल्व की थी कुछ। फॉर एग्जाम्पल कि द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच इज़ ट्रेस्ड इन टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरी फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। एपिक्स क्या होता है? ग्रंथ। तो द टेम्पल थिएटर का मतलब यहाँ पर मूवीज़ से नहीं है कि मंदिर में मूवीज़ चलती हूँ, नहीं। इसका मतलब है थिएटर का सीधा मतलब जाता है वहाँ के डांस फॉर्म या ड्रामा वगैरह से, ठीक है। तो वहाँ पहले बेसिकली क्या हुआ करता था कि ये सारी चीज़ें जो एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हुआ करती थी, ये मंदिर में जो है वो परफॉर्म की जाती थी। तो द टेम्पल थिएटर ऑफ केरला विच ट्रेस्ड टू दिस पीरियड बोरोड स्टोरीज फ्रॉम द संस्कृत एपिक्स। तो वो संस्कृत के ग्रंथों से जो है वहाँ पर स्टोरीज जो हैं वो ली जाती थी थिएटर्स में, डांस में परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। द फर्स्ट लिटरेरी वर्क्स इन मलयालम डेटेड अबाउट द 12th century आर डायरेक्टली इंडेप्टेड टू संस्कृत। तो इस पैराग्राफ में बेसिकली हमें ये समझना है कि जो मलयालम लैंग्वेज थी या फिर जो वहाँ का जो कल्चर था,
चेरास के टाइम का, उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो हैं वो संस्कृत से ली थी। इनफैक्ट मलयालम लैंग्वेज भी संस्कृत से जो है वो इवॉल्व हुई है, और संस्कृत जो है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए जो है वो फाउंडेशन का काम करती है। ठीक है, तो फर्स्ट लिटरेरी का मतलब क्या है, जैसे कि बुक्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हो गई, नॉवेल्स हो गए, जो भी मलयालम में थे वो कहीं ना कहीं संस्कृत से जो हैं वो संस्कृत के इंडेप्टेड मतलब कर्जदार हैं, मतलब संस्कृत ने उनको बहुत कुछ शब्द, वोकैबलरी जो है वो दी थी। ठीक है, बेस दिया था। इंटरेस्टिंगली इनफ अ 14th सेंचुरी टेक्स्ट, एक 14th सेंचुरी का टेक्स्ट है लीला तिलाकम। ठीक है, ये इसमें क्या है, ग्रामर, पोइटिक्स हैं, जो कि एक लैंग्वेज में लिखा गया है, मनी प्रलवम। ये एक लैंग्वेज है जो कि संस्कृत और तमिल दोनों से मिलकर बनी है। ठीक है, मनी प्रवलम, दिस इज़ एन लैंग्वेज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने अपने चैप्टर द मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद हमने उसका एक टॉपिक द चेरास एंड द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम पढ़ा। आप यहाँ तक पढ़ेंगे आज, और इसके बेसिस पर क्वेश्चंस फ्रेम करेंगे और मुझे भेजेंगे। ठीक है, इसके बाद हम कल नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, द रूलर्स एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस, द जगन्नाथ कल्ट। ओके।